सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इन सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन लर्न नाइसली एंड राइट इन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है बच्चों? एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है। एक तो होता है पहला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होगा बेटा? नर्वस सिस्टम, जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, सबसे पहले न्यूरॉन हाइड्रा में सिलेंट्रेट में अपीयर हुआ, सिंपल न्यूरॉन। उसके बाद जैसे जैसे डेवलप होते गए, बॉडी मल्टी सेलुलर होती गई, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक यूनिक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, जैसे हमारा मसल है कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पैर का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो हमारे बॉडी में मूवमेंट करने के लिए, हमें चलने के लिए, बॉडी आर्गन को मूव करने के लिए। लेकिन कब मूव करना है, कब मूव नहीं करना है, कौन सा एंजाइम कब निकालना है, कौन सा हार्मोन कब निकालना है, हमारे बॉडी के किस आर्गन को कब काम करना है, कब नहीं करना है, इसका कोई एक एक रेगुलेटरी डिवाइस होनी चाहिए ताकि वह जो है अपने बॉडी के पर्टिकुलर आर्गन को कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। जैसे अभी आपको मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूँगा कि इसको लिखिए तो आपका हाथ तुरंत लिखने लगेगा। इसका मतलब कि हमारी बात आपके कान में गई और कान से होकर के मैसेज जो है ऑडिटरी नर्व के द्वारा आपके ब्रेन को गया। अब आपके ब्रेन ने उसको इंटरप्रीट किया और फिर आपको मैसेज दिया। आपको का मतलब मोटर नर्व के द्वारा, वो फिर किसको मैसेज दिया? आपके हाथ को मैसेज दिया। फिर आपका हाथ उस वर्ड को लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब कोई न कोई एक सिस्टम हमारे बॉडी में है जो बाहर के वातावरण के स्टिमुलाई को रिसीव भी कर रहा है और उसके अनुसार रिस्पांस भी दे रहा है। बाहर का वातावरण का स्टिमुलाई का मतलब क्या है? वो स्टिमुलाई कैसा भी हो सकता है। टच स्टिमुलाई हो सकता है, जैसे अभी आप बैठे हैं, आपके हाथ पे कोई मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए, कुछ भी टच हो जाए, तुरंत आपका हाथ हट जाएगा। इसका मतलब कोई तो है यहाँ जो उसको डिटेक्ट कर रहा है, और डिटेक्ट करने के साथ साथ उस मैसेज को हमारे स्पाइनल कार्ड तक, ब्रेन तक पहुंचा रहा है, फिर हमारा हाथ हट भी जा रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में है। सही है ना कि नहीं? तो यहाँ पे दो तरह के रेगुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में है, अलग अलग काम के लिए। एक तो बहुत क्विक प्रोसेस है। क्विक प्रोसेस का मतलब यह है कि तुरंत रिस्पांस होना। जैसे मैंने बोला ना कि आप अभी जाड़े का दिन है, अभी चल रहे हैं, कहीं कोई पार्ट, कहीं चीज ठंडा है, हाथ पकड़ा, तुरंत हाथ हट जाएगा। हट जाएगा क्यों? क्योंकि स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, वो कोल्ड को या हीट को या पेन को या प्रेशर को रिसीव करते हैं। और जैसे ही रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, वो बाहर की स्टिमुलाई है, वो चाहे हीट होगा, चाहे कोल्ड होगा, चाहे प्रेशर होगा, जो भी होगा, लेकिन वो डिटेक्ट करके उसको नर्व इंपल्स में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? नर्व। जैसे आप माइक्रोफोन में बोलते हो तो माइक्रोफोन में जैसी आवाज़ आपकी जाती है और वहाँ से वेव के रूप में बदलता है। अब वायर से होकर के फिर जब लाउड स्पीकर में जाता है तो फिर साउंड में बदलता है। होता है कि नहीं? तो यहाँ भी वैसे ही वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया स्किन ने और उसको किस में बदला? नर्व इंपल्स में। और नर्व इंपल्स को कौन लेके जाएगा? अब कोई तो वायर सिस्टम होना चाहिए ना। तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन लेके जाएगी कहाँ? जहाँ से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होना है। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, वही तो बताएंगे करना क्या है, वही बताएंगे ना। बहुत जरूरी बात है, गूढ़ बात है तो ब्रेन बताएगा, और सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है तो स्पाइनल कार्ड से ही काम हो जाएगा।
तो वहां तक तो मैसेज जाना चाहिए, तो वहां तक कैसे जाएगा? नर्व्स के द्वारा जाएगा। और फिर वहां उन्होंने क्या सोचा, क्या रिस्पांस दिया, फिर नर्व्स के द्वारा आएगा उसी आर्गन को जहां पे स्टिमुलाई मिला है। जैसे यहाँ पे पिन आके लग रहा है, हमारे हाथ में पिन लग रहा है, तो यहाँ पे ही स्टिमुलाई मिला। अब वो पेन का सेंसेशन, पेन का जो है स्टिमुलाई यहाँ पे सेंसरी नर्व ने रिसीव करके उसको नर्व इम्पल्स में बदल दिया, और नर्व इम्पल्स को यहाँ के सेंसरी नर्व लिया, और सेंसरी नर्व फटाफट फटाफट पहुँचा दिया कहाँ? स्पाइनल कार्ड में। और स्पाइनल कार्ड से फिर इंटरप्रीट होकर के फिर से रिस्पांस आने लगा मोटर से, और आकर के हाथ तो हट गया, लेकिन एक मैसेज ब्रेन को भी जा रहा है। हाथ तो हट गया, लेकिन फिर हम अरे कितना लग गया, ज़्यादा तो नहीं लग गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब ये कौन बता रहा है? ब्रेन। स्पाइनल कार्ड तो अपना काम कर दिया, हाथ हटा दिया फट से। आप चल रहे हैं रास्ते में, पैर में कांटा आ गया, और पैर में कांटा आते ही पैर आपका उठ गया। इसका मतलब जो वहाँ से स्टिमुलाई नर्व इम्पल्स के रूप में सेंसरी से आया स्पाइनल कार्ड में, और वहीं से मैसेज तुरंत रिस्पांस आ गया कि भैया पैर हटा लो, खतरा है। लेकिन एक मैसेज ब्रेन को भी गया कि देखो तो जरा कितना खतरा है, मतलब कितना लगा है, ज़्यादा तो नहीं लग गया। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सब सारी चीज़ें जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर में आती हैं। तो जितने भी क्विक रिस्पांसेस है, जितने सोचने विचारने के काम हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन बेटा हमारे बॉडी में कुछ हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चलती हैं, कुछ हमारी जैविक प्रक्रियाएं ऐसी हैं, हमारा जो मेटाबॉलिज्म ऐसा है जो कुछ हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। हार्मोन का मतलब कुछ केमिकल के द्वारा। तो दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरे वाले को क्या कहेंगे बेटा? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरे वाले को कहेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कभी नहीं आपको भूलेगा। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये जो पहला वाला है ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो सुपर फास्ट है भाई, फट इसका रिस्पांस होगा। लेकिन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी को हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? हार्मोनल रेगुलेशन भी कह देते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। अब जानते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, जैसे आपको अपने घर बात करना हो, मोबाइल से खट से बात कर लेंगे, लेकिन चिट्ठी भेजेंगे तो पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन निकालेगा, फिर पढ़ेगा कहाँ का है, अब उस ब्लॉक में, उस विलेज में वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाएगा आपके गांव के, फिर निकलेगा, फिर पोस्टमैन लेके जाएगा आपके घर, तो टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा। तो एक वाला तो क्विक है, तो क्विक कौन है? न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। और स्लो कौन है? हार्मोनल रेगुलेशन या केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ये कैसे होता है? अब ऐसा नहीं कि ये न्यूरॉन से अलग है, ऐसा नहीं कि ये न्यूरॉन से अलग है, यहाँ भी वही से रेगुलेट होगा। जैसे मान लीजिए बड़े आराम से यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, एकदम सबका ब्रीदिंग रेट एकदम नॉर्मल है, फिट एंड फाइन है, आप हमको बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। पीछे आपके एक शेर बैठा हुआ है, लेकिन आप उस शेर को नहीं देख रहे हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। और शेर टहलते हुए आपके सामने आ जाए और आप देख लें, तब क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगी, और फिर पसीना निकलने लगेगा। अब आप घबरा के खड़े हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में दो ऑप्शन होगा, इससे लड़ें या फिर भागें। दोनों के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यही होगा ना। तो अब यहां पे देखिए, आपकी आंख ने शेर को देखा, अगर आंख बंद होता तो शेर है कि भालू है कुछ पते नहीं है, जब अटैक कर लेता तब पता लगता कुछ अटैक कर रहा है। लेकिन आपकी आंख ने देखा कि शेर है, तो आंख ने जैसे फोटो बना उसका, और फोटो जो है ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को गया, ब्रेन ने इंटरप्रीट कर दिया कि वो वही तो बड़ा डेंजरस एनिमल है। अब ब्रेन का हाइपोथैलेमस तुरंत स्टिमुलेट हो गया। अब हाइपोथैलेमस क्या किया? वो जो है अब वहां से मैसेज दिया किसको? मैसेज दिया जो है किसको? यहां पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर मैसेज आ गया किसको? एड्रीनल ग्लैंड को आ गया। एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा? एड्रीनालिन निकालेगा। अब एड्रीनालिन ब्लड में आएगा। अब किडनी में से, किडनी के ऊपर है, किडनी में क्या है? किडनी के ऊपर है, कल बता रहा था मैं। तो अब वहां से निकला एड्रीनालिन ब्लड में, अब ब्लड में दौड़ते हुए पूरे बॉडी में पहुंचेगा, और बॉडी में पहुंच करके फिर कहाँ आया? वो हार्ट के पास भी आएगा,
ब्रीदिंग रेट रिब्स के पास भी आएगा और हमारा ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट रेट दोनों बढ़ गया। और फिर ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि उस समय हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, तो तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ग्लूकोज जल्दी सप्लाई करो पैर में, हाथ में, क्योंकि दोनों का काम ना है, या तो लड़ना है भागना है, दोनों का काम है वहाँ, है कि नहीं? तो ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो सप्लाई कर दिया और सप्लाई हो गया, एनर्जी बढ़ गई। अब आप या तो भागिए या तो उससे लड़िए, अपने आप को बचाइए दोनों परिस्थितियों में। तो इमरजेंसी ग्लैंड, ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड है, ये हार्मोन निकाल के हमको सचेत करती है। लेकिन इसको सचेत करने वाला कौन है? वही न्यूरॉन ही है, नर्वस सिस्टम ही है। क्योंकि उसको क्या पता शेर आ रहा है कि भालू आ रहा है? आंख से हम नहीं देखे होते तो ब्रेन को नहीं जाता, हाइपोथैलेमस को नहीं जाता, पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं मालूम होता, बाकी सारी प्रोसेस नहीं होती, है कि नहीं? तो दोनों का रिलेशन है, लेकिन एक स्लो है और एक क्या है? फास्ट है। अब जैसे मान लीजिए अभी आप टीनेज में हैं, तो अब टीनेज में क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीज फैक्टर निकलता है, हार्मोन, वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? वहाँ से गोनेडोट्रोपिन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड इसके बाद जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा। मेल में भी फीमेल में भी, दोनों इंसान में निकलता है। अब वहाँ आकर के मेल में प्यूबर्टी में 13 साल से ऊपर फिर बढ़ते जाते हैं जैसे, तो वो जो है एड्रिनल ग्लैंड इसको टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा, फिर टेस्टोस्टेरोन निकलेगा और एंड्रोजन निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा पूरे बॉडी में फैलेगा, मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगा, थोड़ा ग्रोथ तेजी से होने लगेगा। इसके बाद ये जो हार्मोन है फिर स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में शुरू हो गया, फिर बियर्ड मुस्टैच आने लगा। मतलब ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन का खेल नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। फीमेल में ऐसे ही है, वहाँ भी आएगा FSH, वहाँ भी FSH, लेकिन वहाँ अलग काम है, क्योंकि वहाँ ओवरी में इमेच्योर फॉलिकल को डेवलप करेगा, FSH फॉलिकल ग्रो होगा, ग्रेफियन फॉलिकल में बदलेगा, LH आएगा, ओव्यूलेशन कराएगा, ये सारे काम होंगे। तो दोनों में काम अलग अलग है, लेकिन निकलता दोनों जो है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही है। तो ये तो हो गया केमिकल जो स्लो चलेगा, लेकिन जो न्यूरॉन वाला है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या चलेगा? फास्ट चलेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहले किसके बारे में? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक हो, समझ में आ गया इतना? अब जरा देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, रिवीजन हो जाए आपका। नर्वस, क्योंकि CBSE में तो ऐसा क्वेश्चन करता है कि डायरेक्ट वो बुक से नहीं, मतलब बुक का ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल देगा। आपको समझ के लिखना है, रट के नहीं। रटे हैं तो शायद आंसर नहीं मिल पाएगा, और समझे तो आप आंसर खोज सकते हैं। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में एक यूनिक सिस्टम है, वह सिस्टम है नर्वस सिस्टम। इसके लिए कौन सा सिस्टम है हम लोग के बॉडी में बच्चों? नर्वस सिस्टम है बेटा, यह नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में है। अब यह नर्वस सिस्टम जानते हैं, यह नर्वस सिस्टम थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, आपके लिए जरूरी है। नर्वस सिस्टम जो है किसका बना हुआ है? नर्वस सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ, हाँ बोल दीजिए, कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, हाँ, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल। हालांकि आपको 10 में डायरेक्ट न्यूरॉन ही पढ़ा दिया जाता है, न्यूरोग्लियल सेल नहीं बताया जाता है। मेन तो न्यूरॉन ही है, न्यूरोग्लियल सेल तो केवल ये जो है उसको रिपेयर का काम करता है, क्योंकि न्यूरॉन अपना खुद का रिपेयरिंग नहीं कर सकता, तो न्यूरोग्लियल सेल रिपेयर का काम करता है। और जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का तो आप डायग्राम जानते ही हैं, यह न्यूरॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हिच वन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो न्यूरॉन इज द, यहाँ लिख लीजिए, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेटा यह नर्वस सिस्टम की क्या है? इकाई है। अब यहां पर इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, क्यों? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जब भी नर्व से कोई मैसेज जाएगा या आएगा वो नर्व इम्पल्स के ही रूप में जाएगा। आप चाहे गाना गा रहे हो उसकी ध्वनि ब्रेन को जाए, चाहे आप पोएट्री पढ़ रहे हो उसकी ध्वनि आए जाए, वो किस रूप में आएगी? नर्व इम्पल्स के रूप में। बाद में वो साउंड में बदलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो कैसे जाएगा न्यूरॉन से? नर्व इम्पल्स के रूप में। जैसे हम बोल रहे हैं, आपके कान में आवाज़ गई तो कान में तो आवाज़ गई, वाइब्रेशन हुआ, फिर वाइब्रेशन को जो ऑडिटरी नर्व वहाँ से वो नर्व इम्पल्स के रूप में ही लेके जाएगा ब्रेन को, तब हम वहाँ पे सुन पाएंगे, ठीक है ना। तो नर्व इम्पल्स। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स पहला है पार्ट्स उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसको हम बेटा कहते हैं CNS। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या होता है? एक तो ब्रेन होता है, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यह याद रखिएगा, विच वन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिख देगा कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, बोथ, नन ऑफ एबव। तो बोथ इसका जवाब होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ हैं, हमारे चारों तरफ कुछ भी निकल रहा है या है तो उसको पेरीफेरी बोलेंगे, पेरीफेरी सराउंडिंग, ठीक है ना। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं PNS। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है PNS। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहेंगे जरा देख लीजिए यहाँ पे, अभी आप एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है ना, हम सबका ये क्या है? ब्रेन है। और यहाँ से ये हम लोग का क्या है? स्पाइनल कार्ड है। तो ये तो ब्रेन वाला हिस्सा है ना। सेरिब्रम हो गया, इसको भी पढ़ाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी हो गया, तो ये जो है जान लें, आप समझ लें। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे मिड ब्रेन, और यहाँ पे पांस हो गया है ना, हाइंड ब्रेन, और यहाँ पे आपका ये हो गया सेरिबेलम हो गया। याद आ रहा है कि नहीं है? ये सेरिबेलम हो गया, बिल्कुल याद रखिए, सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया। तो ये इतना हिस्सा तो हमारा क्या हो गया? ब्रेन का। ये क्या हो गया? स्पाइनल कार्ड। तो ये पहले समझ लीजिए कि ये हमारा ब्रेन वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा स्पाइनल कार्ड वाला हिस्सा हो गया। तो ये तो दोनों क्या हैं? दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं कि नहीं है? लेकिन पेरीफेरल कहाँ से आ गया भाई? पेरीफेरल आ गया जितनी भी नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं, जितनी भी नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? ब्रेन से। तो इन नर्व्स को क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व्स। इनको क्या कहेंगे? क्रैनियल नर्व्स। और यहाँ पर जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कार्ड से। किससे निकल रही हैं?